हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने डीएम सिंह हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज मैं सर आपको पढ़ाऊंगा देयर और इट के बारे में, क्योंकि जनरली मैक्सिमम बच्चों को मैं देखा हूँ कि देयर में जो है और इट में इन लोगों को कंफ्यूजन होता है, खास करके देयर में। क्यों सर? क्योंकि देयर मतलब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे, तो हम लोग बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि देयर मने वहां। तब हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं ए वहां जाओ, तो वहां जाओ तो हम लोग क्या बोलते हैं, गो देयर, ए वहां बैठो, तो क्या बोलते हैं सर? ठीक है, सिट देयर। ठीक है, मैं वहां जाऊंगा, तब वहां क्या बनाते हैं, मैं जाऊंगा, आई विल गो, वहां का देयर। तो बचपन से पढ़ते 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 सीखते सुनते सुनते हम लोग का देयर मतलब होता है वहां। तो ये हमारे दिमाग में सेट हो गया है, बैठ गया है कि देयर मने वहां। ठीक, लेकिन फिर एक बात हमारे दिमाग में बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एक बार की बात है, एक शेर, जंगल में एक शेर था। तो हम लोग क्या बोलते हैं, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए लायन। देखिए वाक्य किससे शुरू हुआ, देयर से। ठीक है सर। तो अब हम लोग का क्या है कि अब इसमें भी, अब देखिए देयर आया, और खुद मैं भी बहुत दिनों तक इस बात में कंफ्यूज रहा कि देयर मन तो वहां होता है, लेकिन यहाँ हिंदी वाक्य क्या है, एक राजा था, देयर वॉज ए किंग। जंगल में एक बाघ था, देयर वॉज ए लायन या टाइगर इन द फॉरेस्ट। तो भाई यहाँ वहां तो है नहीं, फिर देयर क्यों लग गया? तो एक्चुअल इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आज देयर और इट पर वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे देयर और इट पर सर। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं देयर को। एक तो देयर का सर सबसे पहले इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते हैं और इसके मीनिंग को जानते हैं। तो एक देयर होता है एडवर्ब, यानी एडवर्ब मतलब जो वर्ब की खासियत को बताएगा। जैसे मैं वहां जाऊंगा, तो आप क्या बोलते हैं, आई विल गो देयर। ठीक है सर। तो अब आप क्या कर रहे हैं, वहां पर आई विल गो देयर, जाएंगे, कहां जाएंगे सर, वहां जाएंगे। तो ये देयर क्या है सर, एडवर्ब है, जो किसकी खासियत बता रहा है, वर्ब की खासियत को बता रहा है। ठीक, तो ये हम लोग सिट देयर, गो देयर, कम देयर, ठीक, ये सारे चीज, तो यहां जो देयर है ये सारे जगह यहां पर वो एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, जो जनरली हम लोग बचपन से जानते हैं। अब दूसरा देयर जो हम लोग पढ़ते हैं, देयर वॉज ए किंग, ठीक है, देयर वॉज ए लायन। यहां जो देयर है सर, ये देयर काम करता है एज ए प्रोनाउन। ठीक, तो इसका मतलब देयर का दो पार्ट्स ऑफ स्पीच है सर, एक एडवर्ब के रूप में और दूसरा प्रोनाउन के रूप में। तो हम लोग जितने भी बनाते हैं कि देयर वॉज ए किंग, देयर वॉज ए लायन, ठीक, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए हॉर्स, ये जितने भी बना रहे हैं, तो यहां पर जो देयर आ रहा है वो एक प्रोनाउन के रूप में आ रहा है। इस प्रोनाउन में, इस देयर में जो सब्जेक्ट की तरह प्रयोग हो रहा है, मैं आऊंगा अभी पूरा एग्जाम्पल दूंगा आपको सर, ठीक है, वहां इस देयर का कोई मीनिंग, कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, तो आज हम लोग इसी देयर को प्रोनाउन के रूप में एज ए सब्जेक्ट कैसे प्रयोग करते हैं, किस तरह प्रयोग करते हैं, आज इसी बात पर हम लोग चर्चा करें। तो सर आप एक चीज गौर कीजिए, बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जहां की हम लोग उसकी उपस्थिति या फिर उसकी संख्या को बताने का काम करते हैं। जैसे मान लिया हम मेला गए, मेरे पापा ने पूछा, कह रहे मेला में क्या क्या था,
हमने दैट कुछ नहीं था। ठीक है, जानवर में क्या क्या था, तो हम कह सकते हैं कुछ नहीं था, 2 ठो घोड़ा था, 1 ठो ऊंट था और 2 ठो हाथी था। सर गौर कीजिए, मैंने क्या बोला, 2 ऊंट था, 2 घोड़ा था, 1 हाथी था। मतलब घोड़ा, ऊंट, कुत्ता, हाथी कि मैं मेले में उपस्थिति को दिखाना चाह रहा हूं, और दूसरी बात उसकी गिनती को बताना चाह रहा हूं। संख्या, क्या ठो कुत्ता था रे? 3 ही ठो कुत्ता था। अच्छा, वहां मंदिर क्या ठो रे? 4 मंदिर है। ठीक, तो सर आप इन सारे सेंटेंसों में एक चीज गौर कीजिए, ये सारे वाक्यों में क्या हो रहा है कि आप किसी भी चीज की या तो उपस्थिति को दर्शाना चाह रहे हैं या फिर उसकी गिनती को बताना चाह रहे हैं। ठीक, ऐसे ही वाक्यों को बनाने के लिए जहां हम एक तरह से कह सकते हैं कि सब्जेक्ट मौजूद है लेकिन ठीक से क्लियर पता नहीं चलता, ऐसे ही वाक्यों को बनाने के लिए हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं। चलिए इसको बेहतरीन ढंग से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, देखिए क्या होता है। मान लीजिए एक वाक्य लेते हैं, ठीक है, कि एक टेबल है। ठीक है, मान ले रूम में, ठीक है, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि रूम में एक टेबल है, तो मैंने इजी वर्ड किया, एक टेबल है। अब अगर मैं इस वाक्य को सर बनाना चाहूं, ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा सर, जो हम लोग जानते हैं उस हिसाब से। अब एक का 1 या आ, ठीक, और टेबल का टेबल, और है का इज। ठीक है सर, तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनना चाहिए, आ टेबल इज या 1 टेबल इज। अब सर आप खुद बताइए, क्या इस तरह वाक्य बनाने में, सुनने में अच्छा लग रहा है, अ टेबल इज। ठीक, अगर ग्रामर की दृष्टि से देखें तो एक्चुअल में यहां टेबल क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इज किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम बोले कि मैदान में एक घर है या टेबल के ऊपर एक गेंद है, मान लीजिए क्या है, टेबल के ऊपर एक गेंद है। ठीक है सर, तो अगर हम लोग इसका वाक्य का ट्रांसलेशन बनाए तो मेन वाक्य क्या है, एक गेंद है, जैसे एक टेबल है, एक गेंद है, तो क्या होगा, आ बॉल। अब है का इज टेबल के ऊपर, तो क्या होगा, ऑन द टेबल। ऐसा होना चाहिए। अब इन दोनों वाक्यों में देखिए सर, हम क्या करना चाह रहे हैं कि टेबल की उपस्थिति या टेबल कैठो है, कितने टेबल है, उसकी मैं गिनती बताना चाह रहा हूं। यहां पर भी देखिए टेबल के ऊपर एक गेंद है, यहां पर भी मैं क्या करना चाह रहा हूं, गेंद की उपस्थिति या गेंद की संख्या को मैं बताना चाह रहा हूं। ऐसे ही वाक्यों को बनाने के लिए अगर हम पुराने ढर्रे पर चले तो ऐसा बनना चाहिए, अ टेबल इज, अ बॉल इज ऑन द टेबल। शायद यहां पर आपको ये सही भी लग रहा हो, लेकिन ग्रामर कह रहा है इस तरह के वाक्य बनाना अच्छा माना नहीं जाता। ठीक है, इस तरह के वाक्य आप जबरदस्ती बना सकते हैं, लेकिन इस तरह के वाक्य ग्रामर के हिसाब से ये गलत है, इसे अच्छा माना नहीं जाता। ऐसे ही वाक्यों को बनाने के लिए, खूबसूरत दिखाने के लिए, तब ने ग्रामरियनों ने क्या किया, एक देयर वर्ड का इजाद किया, ठीक है, एज ए प्रोनाउन। ठीक, और उसको सब्जेक्ट के जगह में लगा दिया। तो अब क्या हुआ, अब इसको मिटा देते हैं छोटा सा। ठीक, तो अब क्या किया, अब इसके आगे लगा दिया
देयर को। अब कैसे बोला, देयर और इज को यहां ले आया, यहां से हटा दिया। अब बोला यानी टेबल के ऊपर गेंद है, इसको बनाने के लिए, इस वाक्य को खूबसूरत बनाने के लिए क्या किया, देयर को शुरुआत में लगा दिया एज ए सब्जेक्ट। रियल सब्जेक्ट यही है सर, मीनिंग के अनुसार सब्जेक्ट यही है, ठीक, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, गेंद की कर रहे हैं, ठीक। और सब्जेक्ट की क्या परिभाषा है, जब किसी चीज के नाम के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है, उस नाम को हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। तो मीनिंग के अनुसार अ बॉल, यानी बॉल ही मीनिंग के अनुसार सब्जेक्ट है, लेकिन ग्रामर के अनुसार ये वाक्य अ बॉल इज ऑन द टेबल, जब इज यहां पर था तो ये अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक। तो बॉल ही सब्जेक्ट है, लेकिन मीनिंग के अनुसार। अब ये वाक्य सुनने देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वाक्य को खूबसूरत बनाने के लिए ग्रामर ने क्या किया, एक देयर को प्रोनाउन के रूप में बना दिया। अब यहां देयर किस रूप में काम कर रहा है, प्रोनाउन के रूप में उपयोग हो रहा है, ठीक, एज ए सब्जेक्ट प्रयोग हो रहा है, यह समझ में आ गया। इसलिए सर इस देयर को कहा जाता है या तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या फेक सब्जेक्ट या डमी सब्जेक्ट, जो बोलिए सर आप। इसलिए देयर का नाम डमी या फेक यानी नकली, ठीक है, या इंट्रोडक्टरी मतलब परिचय कराने वाला, यानी ये वाक्य के शुरुआत में आके सिर्फ वाक्य का परिचय कराता है, इसका कोई मीनिंग यहां पर नहीं होता। ये नकली सब्जेक्ट है, यानी इसका कोई, जैसे ही, सी, राम, हरि, सीता, ये सब जब हम लोग सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं सर, तो इसका क्या है, एक मीनिंग है, एक माने है, लेकिन यहां पर देयर का कोई मीनिंग नहीं है, कोई माने नहीं है, सिर्फ वाक्य को खूबसूरत बनाने के लिए। किस तरह के वाक्यों को, जिसमें हमें किसी चीज की उपस्थिति दिखाना हो या फिर हमें उसकी गिनती को बताना हो, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देयर से वाक्य को शुरुआत करते हैं और देयर को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। तो अब आपके दिल में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर आप फिर बोल रहे हैं मीनिंग के अनुसार ये सब्जेक्ट है, फिर आप बोल रहे हैं देयर सब्जेक्ट है। यस सर, अगर कोई पूछे देयर इज ए बॉल ऑन द टेबल, ठीक है, तो देयर इज ए बॉल ऑन द टेबल, तो अगर कोई पूछे कि भाई सर इसमें सब्जेक्ट कौन है, आंख मूंद के बोलना है कि देयर आपका सब्जेक्ट। ग्रामर के अनुसार सब्जेक्ट कौन है, देयर है। कौन सा सब्जेक्ट, फेक या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इसका यह सिर्फ वाक्य को सुंदर बनाने के लिए आता है, इसका यहां कोई मीनिंग नहीं, ठीक। अब मैं क्यों बोला कि रियल में मीनिंग के अनुसार सब्जेक्ट यही है, क्यों, क्योंकि देयर के बाद जो वर्ब आएगा सर, अब इज आएगा ना आर आएगा, ठीक है, यानी वर्ब सिंगुलर आएगा ना प्लूरल होगा, ये इस पर निर्भर करेगा। यानी इज देयर के बाद कौन सा नाउन आ रहा है, अगर नाउन आपका सिंगुलर है सर, ठीक, तो आपका वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब देखिए बॉल क्या है, एक है, तो आपका क्या हो गया, इज। अब यहीं पर रहता दो बॉल, टेबल के ऊपर दो गेंद है, तो क्या होता सर, देयर आर टू बॉल्स ऑन द टेबल, देयर आर टू बॉल्स ऑन द टेबल, ऐसा होता, ठीक। तो सर मीनिंग के अनुसार ये आपको अपने मन में रखना है, ये बोलना नहीं है, ये आपको समझने के लिए मीनिंग के अनुसार आपका रियल सब्जेक्ट ये है। क्यों, क्योंकि वर्ब इसी को फॉलो करेगा। अगर इधर प्लूरल है तो वर्ब भी आपका क्या होगा सर, प्लूरल होगा। अगर इधर एक नाउन है, एक संज्ञा है, एक नाउन है, सिंगुलर है, तो आपका वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर, SSPP। एक्चुअल में
इस वर्ब का कनेक्शन किससे होना चाहिए? देयर से होना चाहिए। रियल सब्जेक्ट ग्रामर के हिसाब से अगर कोई पूछे भाई इसमें सब्जेक्ट कौन है, देयर सब्जेक्ट है। कभी नहीं बोलना है टू बोल सब्जेक्ट है। ये आपको समझने के लिए सर कि कौन सा वर्ब आएगा ये डिपेंड करता है आर इज एम आर यानी देयर के बाद आने वाले नाउन पर। ये आपको समझने के लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक। तो मीनिंग के अनुसार आपका रियल सब्जेक्ट ये है, लेकिन ग्रामर के हिसाब से आपका रियल सब्जेक्ट कौन है? देयर है। तो अगर कोई पूछे भाई इसमें सब्जेक्ट कौन है? देयर है। इसे कौन सा सब्जेक्ट कहते हैं? तो इसे कहते हैं इंट्रोडक्टरी या फेक या डमी सब्जेक्ट। वर्ब किसके अनुसार आएगा? देयर के अनुसार वर्ब काम नहीं करेगा। देयर आर आएगा ना इज आएगा, ये काम करेगा इसके बाद आने वाले नाउन पर। अगर नाउन आपका सिंगुलर है तो इधर आएगा सिंगुलर वर्ब, नाउन अगर प्लूरल है तो आपका वर्ब भी आएगा प्लूरल। तो देयर यहां किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में काम कर रहा है सर? प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि जब किसी चीज की अगर आपको उपस्थिति दर्शाना है या फिर अगर किसी चीज की गिनती को बताना है, ठीक है, और आप अपने तौर पर कह सकते हैं कि जहां सब्जेक्ट का क्लियर पता ना चल रहा हो, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए ही हम लोग देयर और इट का प्रयोग करते हैं। तो खास करके जहां उपस्थिति और संख्या बताना हो तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं, और देयर को इंट्रोडक्टरी, डमी या फेक सब्जेक्ट कहा जाता है। इसमें देयर का कोई मीनिंग नहीं है। बोलिए सर, पिक्चर क्लियर? तो अब चलते हैं इट पर। तो जिस प्रकार सर देयर को जब प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, और इट का भी प्रयोग क्या है? इट भी क्या है सर? प्रोनाउन है, और इसका भी प्रयोग जब हम लोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो इसको भी कहा जाता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या फेक सब्जेक्ट। तब इट का प्रयोग कहां कहां होता है? तो इट का प्रयोग समय, दूरी, उसके बाद प्राकृतिक घटनाएं, मौसम, उसके बाद आपको दिन, समय को दिखाने के लिए, ये सारे वाक्यों को, या जहां जेंडर का सही पता नहीं चल रहा है कि जानवर मेल है या फीमेल है, ठीक है, तो पतंग, कीट को या निर्जीव वस्तुओं को दिखाने के लिए जनरली हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। तो एक एक करके चलते हैं, लेते हैं। तो सबसे पहले आइए, इट का प्रयोग हम लोग कहां कहां करते हैं। तो सबसे पहले समय को दर्शाने के लिए, ठीक है, समय को दिखाने के लिए हम लोग सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। जैसे 10 बजा है, 10 बजा है। अब देखिए सर, है, तो अब यहां पर ऐसे वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है? तो ऐसे वाक्यों को शुरू किया जाता है इट। अब इट के साथ है के लिए हो जाएगा इट, इट इज, कैन, ओ, क्लॉक, ठीक है, या आप संख्या भी लिख सकते हैं 10, ठीक है, इट इज 10 o'clock, या आप लोग बोलते हैं इट इज 25 past 10 o'clock, ठीक है, या इट इज 25 past 10। तो समय जब भी आपको दिखाना हो तो समय वाले वाक्यों को बनाने के लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। ऐसे यहां पर इट का कोई मीनिंग नहीं है। जैसे इट का ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है सर? यहां, लेकिन यहां पर क्या होगा? इट का कोई मीनिंग नहीं है। ये सिर्फ वाक्य को सुंदर और सब्जेक्ट का काम करने के लिए यहां पर आ रहा है, इसलिए इसको भी कहते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ठीक है सर। दूसरा, दूरी। दूरी को दिखाने के लिए भी, दूरी वाले वाक्यों को बनाने के लिए भी सर हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां से तुम्हारा घर 25 किलोमीटर है, ठीक है, या यहां से बाजार 25 किलोमीटर है, ठीक, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं इट इज 25 किलोमीटर फ्रॉम हियर, ठीक है। तो अब समय, दूरी को दिखाने के लिए भी हम लोग बोलते हैं इट इज 25
किलोमीटर, ठीक है, फ्रॉम हेयर। ठीक, तो दूरी वाले वाक्यों को बनाने के लिए भी सर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। अब इट का ओरिजिनल मीनिंग होता है यह, लेकिन यहां पर इस इट का कोई मीनिंग नहीं होता। ओरिजिनल मीनिंग क्या हुआ? 25 किलोमीटर, यहां से 25 किलोमीटर दूर है। यहां का यहां पर कोई सेटिंग नहीं हो रहा, लेकिन ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए भी जहां कह सकते हैं एक तरह से कि सब्जेक्ट का क्लियर पता नहीं चलता है, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए भी हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। ठीक, तीसरा है सर मौसम। ठीक, मौसम को बताने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं सर? इट का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग बोलते हैं इट इज समर डे, या इट इज समर, ठीक, या इट इज विंटर सीजन, बोलते हैं सर। ठीक है, तो उस तरह तो समय को भी यानी मौसम को भी बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं? बसंत का मौसम है, यह बसंत का मौसम है थोड़ी बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं बसंत का मौसम, लेकिन शुरू किससे होता है? इट से। अब इट का मीनिंग क्या होता है? यह। अब यहां यह कोई सेट ही नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाक्य को खूबसूरत बनाने के लिए, ठीक है, वाक्य शुरुआत में इट आता है। ठीक, तो मौसम वगैरह को बताने के लिए भी हम लोग जैसे बोलते हैं इट इज स्प्रिंग सीजन, या इट इज स्प्रिंग, शॉर्टकट में बोलते हैं। ठीक है सर। उसके बाद प्राकृतिक घटनाओं को, प्राकृतिक घटनाएं मतलब जैसे हो गया बिजली चमक रहा है, बारिश हो रही है, तो ऐसे भी वाक्यों को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वाक्य को इट से शुरुआत करते हैं, और इट का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट होता है, जबकि इट का यहां पर कोई मीनिंग नहीं होता। तो इसको भी कह सकते हैं यहां पर क्या है? ये एक फेक है, डमी है, या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। तो जैसे प्राकृतिक घटनाएं, इट इज रेनिंग, या थंडरिंग, ठीक, इट इज रेनिंग या इट इज थंडरिंग, बिजली चमक रही है, बारिश हो रही है। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए भी हमने किसका प्रयोग किया सर? इट सब्जेक्ट का प्रयोग किया। देखिए हर जगह इट का प्रयोग। अब ये सब में इट का कोई मीनिंग नहीं है सर, सिर्फ वाक्य को खूबसूरत बनाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए इट का प्रयोग हुआ है। इसलिए इन सभी में भी इट को हम लोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में कहते हैं। समय हो गया, दूरी हो गया, मौसम हो गया, प्राकृतिक घटनाएं। ठीक, उसके बाद सर समय, दूरी, मौसम, प्राकृतिक घटनाएं। हाँ, इंसेक्ट वगैरह कि जहां पर जेंडर क्लियर पता नहीं चलता है सर, ठीक है, जहां पर मेल और फीमेल का सही पता नहीं चलता है, या निर्जीव वस्तु है, तो ऐसे चीजों को, ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज इंसेक्ट, या इट इज ए टेबल, बोलते हैं नहीं सर? तो प्राकृतिक, तो जहां पर सेक्स का या जेंडर का सही पता नहीं चले, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। तो इट इज इंसेक्ट, ठीक है। तो इंसेक्ट का जो कीड़े मकोड़े होते हैं सर, तो उसमें सेक्स का पता नहीं चलता है, जेंडर का पता नहीं चलता है, मेल है या फीमेल है। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। निर्जीव वस्तुओं को दिखाने के लिए भी हम लोग करते हैं, इट इज ए टेबल, इट इज ए फैन, ठीक है। तो निर्जीव वस्तुओं के दिखाने के लिए या बोलने के लिए भी हम लोग इट इज अ टेबल, या दिस इज अ टेबल। तो वहां पर भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर? इन सारे जगहों में इट का कोई मीनिंग सेटिंग नहीं हो रहा, सिर्फ वाक्य को खूबसूरत और बेहतरीन बनाने के लिए यहां पर भी इट का प्रयोग किया जा रहा है, जिसे हम लोग इंट्रोडक्टरी या फेक या डमी सब्जेक्ट कह सकते हैं।
आई होप आपको अच्छा से समझ में आया होगा सर। तो इसका मतलब शॉर्टकट हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी चीज की उपस्थिति या फिर सर अगर नंबर को दिखाना हो तो वहां पर हम लोग देयर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, और इनको छोड़ के प्राकृतिक घटनाएं, दूरी, समय, जेंडर का सही पता नहीं चलता है, निर्जीव वस्तुओं को दिखाने के लिए हम लोग इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये सब सर अभी बुनियादी चीजें हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं और अभी पहले बेस को दे रहा हूं, आपके बेस को मजबूत कर रहा हूं। फिर जैसे अगर पिछला वीडियो मैंने WH पर बनाया, ठीक, अभी WH पर और एक दो वीडियो में बनाऊंगा सर। अब जैसे है कि अब व्हाट है, whom है, अब इसके साथ एक कंबाइंड WH वर्ड बनता है, जैसे व्हाट एवर, whom ever, whatsoever, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर ये व्हाट तो पढ़े, ये whatsoever क्या है, whatever क्या है, whomever क्या है, wherever क्या है, however क्या है, ठीक है। तो इस पर भी मैं एक विस्तृत, ये सब हाई लेवल का, स्टैंडर्ड लेवल का या एडवांस लेवल का WH वाक्य है सर, तो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। बस मैं हमेशा कहता हूं सर, एक दिन में सारा चीज संभव नहीं है, धीरे धीरे मैं सारा बनाऊंगा। आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, शेयर करते रहें, ठीक है, और अच्छे अच्छे कमेंट मुझे लिखते रहें। मेरी गलतियां जहां हो रही है उस पर भी लिखें, ठीक है, मुझे क्या सुधार करना चाहिए, मुझे किस तरह के वीडियो बनाना चाहिए। जैसे बहुत सारे अभी बोल रहे हैं कि सर वॉइस पर बनाइए, एकदम मुझे लगता है कि मैं एक दो वीडियो के बाद जरूर वॉइस पर वीडियो बनाऊंगा, आपकी कदर करूंगा, आपके दिल को रखूंगा। आई होप सर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।